सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम टीएमए पे चर्चा करेंगे। जो भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं जो कक्षा 10 में हैं, जिन्होंने गृह विज्ञान सब्जेक्ट ले रखा है, उसके और बाकी जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं, तो उनके स्टूडेंट जो लॉगिन आईडी है आपकी, उसके ऊपर टीएमए अपलोड किए जा चुके हैं। सॉरी, टीएमए को अब हम वो दिख रहे हैं, अपलोड हो चुके हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये गृह विज्ञान का जो है, जो कक्षा 10 का है, तो उसके जो टीएमए है आपको तैयार करना है। ये टीएमए क्या होता है कि ये ट्यूटर मार्क असेसमेंट होता है। ये आपको खुद से ही कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम एनआईएस द्वारा, है ना, और उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। और ये कुल 20, जैसे गृह विज्ञान का है तो 20 नंबर का होता है, ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है वो अलग अलग नंबरों के होते हैं। तो ये आपको जो है इसके आंसर लिखकर और सबमिट करवाने होते हैं। तो ये जो है आप अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी पर ऑनलाइन भी अपलोड करवा सकते हो, या फिर आपका जो भी स्टडी सेंटर है उस पर जाकर आप जमा करवा सकते हो। तो ये इसके आपको नंबर मिलते हैं जो कि आपके जो बोर्ड की मार्कशीट में जुड़ते हैं और आपके परसेंटेज में ये काम आते हैं। तो परसेंटेज बढ़ने में भी ये जो है योगदान देता है। तो ज़रूरी है कि इसको साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखें। ठीक है, और बहुत आसान है। तो ये जो मैंने है, जो कक्षा 10 में जो गृह विज्ञान विषय है उसका टीएमए का जो आंसर मैंने यहाँ पर इस वीडियो में दूंगी मैं आपको। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से टीएमए आपको लिखना है और ये कैसे ये टीएमए आते हैं। तो देखो, ये जो टीएमए है जो कक्षा 10 का है, जो गृह विज्ञान विषय का है, ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। अगला दे रखा है कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय का स्पष्ट शब्दों में दीजिए। तो आपका जो आप जिसमें जैसे A4 साइज के पेजेस आप लेके आओगे जो कि लाइनिंग वाले रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप जो पहला पन्ना है उसके ऊपर आप अपना नाम है, अनुक्रमांक है यानी कि आपका रोल नंबर है, आपका अध्ययन केंद्र यानी जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसका क्रमांक लिखोगे और आपका विषय भी आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है। वो मैं आगे आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो इस तरह से प्रश्न आते हैं कि ये टोटल प्रश्न है 6। जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें से प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मान लो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए और ये 2 नंबर का है। कितने अंक का है ये 2 अंक का आता है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है अ और ब। अब दोनों में से आपको एक ही करना होता, दोनों नहीं करना होता। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, आम कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के 2 कारण बताते हुए इसकी पुष्टि कीजिए। अब ये आपके पार्ट नंबर 7 से लिया गया है, तो इसके लिए आप उत्तर के लिए पार्ट नंबर 7 देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आगे आप ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जिसका भी आपको अ ब में से एक करना होता है। ठीक है, जैसे कि अपने घर की जांच कीजिए और उसमें 2 संभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो दुर्घटना संभावित हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब ये देखो, यहाँ पर आपको 100 से 50 150 शब्दों में उत्तर लिखना है और ये 4 अंक का हो गया, है ना। तो उत्तर के लिखने के शब्द भी बढ़ते जाएंगे, उसके अंक भी बढ़ते जाते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको एक परियोजना तैयार करनी है और इसके 500 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं, है ना। ये आपके पार्ट नंबर 2 और 3 से लिया हुआ है। तो इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो करना अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इसके आंसर जो है, जो अ वाले क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में से जो अ वाला क्वेश्चन है ना, उसके आंसर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप आगे इस वीडियो को स्किप करके रोक कर, है ना, और अपने लिए जो अपना टीएमए तैयार कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको A4 साइज़ के लाइनिंग वाले पेज लेके आना है। प्रथम पेज पे आपको क्या लिखना है वो आपको बताऊंगी, जिसमें आपका रोल नंबर है, आपका नाम है ना, इस तरह से आपको उसमें लिखना होता है। फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो ऐसे के एज इट इज़ आपको इस वीडियो में देखकर उतारने हैं। चलो करते हैं आगे कि आपका इसके आंसर पर चर्चा करते हैं आगे। देखिए, जैसे कि आपने मान लो आप पेज लेके आए, उसका जो पहला पन्ना है उसके ऊपर आप ऊपर लिखोगे टीएमए। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट नेम यानी आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। जो आपके आईडी कार्ड में देख के आप अच्छे से लिखना कि आपने क्या नाम अपने उसमें आईडी कार्ड में यानी अपने बोर्ड के फॉर्म भरवाते हुए लिखा है। तो आपके आईडी कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप अपने लॉगिन आईडी, स्टूडेंट लॉगिन आईडी जो आपकी है, वहाँ पर आपके फॉर्म को खोल के और आप वहाँ से अपने किसी भी मित्र की दुकान पर जाके अपना जो है आई कार्ड डाउनलोड करवा सकते हो। तो वहाँ पर आपका जो है नाम है, फादर्स नेम है, आपके इनरोलमेंट नंबर भी आ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो वहाँ से। और आपका स्टडी सेंटर भी उसमें मिल जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर आपके क्षेत्र में कौन सा दिया हुआ है। वहीं पर आपको अपने टीएमए है, अपने प्रैक्टिकल फाइल है, वो जमा करवानी पड़ेगी। चलो देखो, स्टूडेंट नेम लिखोगे पहले, फिर लिखोगे फादर्स नेम, फिर लिखोगे मदर्स नेम, फिर लिखोगे आपका इनरोलमेंट नंबर। जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है।
ठीक है। एआई सेंटर यानी कि जो भी आपका अध्ययन केंद्र है, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, वो उसका जो नंबर है वो आपको आपके आईडी कार्ड में मिल जाएगा, वो आपको लिखना है। आपकी क्लास लिखोगे। अभी ये देखो, ये होम साइंस सब्जेक्ट का है तो आपको होम साइंस लिखना है। इसी तरह आप और आपका जो अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी आपने ले रखी है या मैथ ले रखा है, जो भी आपने ले रखा है तो वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। सेशन अभी सत्र 2022-20 का है, यानी अभी आपका सेशन चल रहा है तो इसका है। तो जो स्टूडेंट अभी मार्च अप्रैल में पेपर देंगे, जिनका फॉर्म जुलाई में भरा गया था, मार्च अप्रैल में जो पेपर देंगे, जिनके टीएमए अभी जनवरी तक जमा होते हैं, है ना, उन स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीएमए सेम ही है। तो इस सत्र के दौरान जो भी स्टूडेंट है उनके सभी के जो टीएमए सेम ही रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर में पेपर देने वाले हो या फिर मार्च अप्रैल में देने वाले हो, तो उनका टीएमए सेम होता है। तो ये दोनों सत्र के दोनों ही जो सेमेस्टर है, स्ट्रीम है, उनमें देने वाले विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखो ये इनके क्वेश्चन आ गए। अब इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो आपको जो वीडियो को स्किप करना है, रोकना है और देख देख के आपको उत्तर ऐसे कैसे आपको लिखना अपने जो पेजेस में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहले का ही अ है, मैंने बताया था अ के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने पेजेस में उतारना है। जैसे कि आम कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है, अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के 2 कारण बताते हुए इसकी पुष्टि कीजिए। इसका आंसर है कि स्वास्थ्य ही धन है, यह कहावत सत्य है। एक अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के 2 कारण निम्नलिखित है, ये निम्न है। पहला है, अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जायुक्त जीवन से भरपूर होता है। दूसरा है, अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कार्य में अधिक कुशल होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप उसकी उत्पादकता बेहतर होती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अ है, अपने घर की जांच कीजिए और उसमें 2 संभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो दुर्घटना संभावित हो। तो जैसे कि इसमें पूछा गया, आपके घर को आपको पहचान करनी है कि अपने घर में ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं जो दुर्घटना संभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि हमारे घर में दुर्घटना संभावित 2 क्षेत्र है। जैसे कि पहला है, छत की 4 दीवारी का ऊंचा न होना जिसके कारण बच्चे छत से गिर सकते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, डिटर्जेंट, ईंधन जैसे कि मिट्टी का तेल तथा एक्सपायरी तिथि समाप्त हो चुकी दवाइयों का खुले में पड़ा होना, तो इससे कोई भी बच्चा उसको उठा के खा सकता है। ठीक है, कीटनाशक दवाइयों को कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे ने फिनाइल पी लिया या फिर है ना तेजाब वगैरह पी लिया, उनको पता नहीं रहता, तो इस तरह से वो दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इससे हमें सावधानी बरतनी है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है, बेबी रत्ना 8 महीने की है, उसकी एक गतिविधि बताइए जो परिपक्वता के कारण होती है और एक गतिविधि जो सीखने के कारण हो सकती है। देखो, एक बच्ची है बेबी रत्ना, उसका वो कितने महीने की, 8 महीने की, और उसकी गतिविधि बतानी है कि एक गतिविधि तो इस तरह से उसकी हुई है, उसमें शरीर में इस तरह से परिवर्तन आया है, वो उसने कुछ ऐसा कुछ सीखा है ना, जो उसकी परिपक्वता के कारण यानी उसके शरीर की वृद्धि होने के कारण हुआ है, उसके शरीर में विकास हुआ, शारीरिक अंगों का विकास हुआ, उसके कारण उसमें परिवर्तन हुआ है। दूसरा, उसके जो उसने कुछ सीखा, अपने माता पिता से कुछ सीखा है, घर के बाकी सदस्यों से उसने कुछ सीखा या उसको सिखाया गया जिसकी वजह से उसमें परिवर्तन हुआ है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि पहला क्या है, बेबी रत्ना 8 महीने की अवस्था में परिपक्वता के कारण बिना सहारे बैठना सीख जाती है। जैसे उसका शरीर परिपक्व होगा, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी जो है परिपक्व होगी, 8-9 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है। छोटा बच्चा नहीं सीख सकता क्योंकि अभी उसकी रीढ़ की हड्डी उतनी परिपक्व, इतनी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन 8-9 महीने में बच्चे की रीढ़ की हड्डी परिपक्व होने लग जाती है, हो जाती है, तो वो बैठना सीखता है। फिर बाद में उसके जब घुटने परिपक्व होते हैं तो वो घुटने के बल चलना सीखता है। तो इस तरह धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है। तो बेबी रत्ना 8 महीने की अवस्था में परिपक्वता के कारण बिना सहारे बैठना सीख जाती है तथा परिवार द्वारा इस अवस्था में बेबी रत्ना को दलिया, खिचड़ी आदि खाना सिखाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसको दलिया, खिचड़ी, बिस्किट वगैरह खाना सिखाया जाता है। तो वो कौन सिखाता है, उसके माता पिता है, उसके परिवार के सदस्य है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको चीज़ें कुछ हाथ में देते रहते हैं, वो खाता है, उसको सिखाते हैं, तो वो सीख जाता है। तो ये किसकी वजह से है, सीखने की वजह से। अगर उसको आप खिलाओगे नहीं, उसको वो स्वाद उसको चखाओगे ही नहीं, है ना, वो दलिया खिचड़ी कभी खाएगी ही नहीं, ये खाया नहीं है उसने, तो कभी वो खा नहीं पाएगी, वो सीख नहीं पाएगी। तो उसको घर वाली चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दलिया खिचड़ी खाना सिखाया जाता है, इस प्रकार वह उन्हें खाना सीख जाती है। तो ये तो हो गया सीखने की, और वो हो गया जो बैठना है वो परिपक्वता के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। अ है, उत्तर को देखकर और छूकर, सॉरी तंतु को देखकर, है ना, तंतु को देख, तंतु यानी होता है धागा। ठीक है, तंतु को देखकर और छूकर पहचाना जा सकता है। एक तालिका बनाइए
जो और निम्नलिखित रेशों की दिखावट, स्पष्टता एवं देखभाल की सूची बनाइए। तो देखो, तंतु जो भी है, हमारा जो कपड़ा है उसको हम देख कर छू कर पहचानते हैं कि रेशमी कपड़ा है या फिर सूती कपड़ा है, ठीक है। तो इसकी दिखावट कैसी होती है उस कपड़े की, उसकी स्पष्टता यानी छूने पर कैसा महसूस करवाता है, उसकी देखभाल हमें कैसी करनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें एक तालिका बनानी है। तो इसमें क्वेश्चन में कौन कौन से वो ऐसे कपड़े दे रखे जैसे कि कपास है, ऊन है, रेशम है, नायलॉन है, इनके बारे में हमें एक तालिका बनानी है कि दिखने में कैसे होती है, ठीक है, स्पर्श में कैसे महसूस होगा, उसकी रख रखाव हम कैसे करें। तो उत्तर में देखो ये तालिका मैंने बना रखी है, तो आपको भी ऐसे तालिका बना लेनी है अपने पेजेस पर। तो तंतु, तंतु कपास, तो उसकी दिखावट कैसी होगी, कपास कैसा तो दिखने में प्रभावहीन किंतु मांड लगाने पर चमकदार हो जाता है। स्पर्शता, स्पर्श में कोमल तथा चिकना एहसास करवाता है। देखभाल, यदि मांड किया गया है तो सिलवट आसानी से पड़ती है, ठीक है। आगे है ऊन। अब ऊन के बारे में बता रखा है कि ये मध्यम से निम्न स्तर की चमक, खराब गुणवत्ता वाले ऊन में चमक नहीं होती। स्पर्श करने से पता चलेगा कि ये नरम होती है, कोमल तथा अवशोषक होती है, दिखने में भारी होती है, आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ये इसका रखरखाव देखभाल में है, ठीक है। रेशम है, तो ये दिखने में नाजुक तथा चमकदार होता है, इसका स्पर्श है कोमल, नरम तथा हल्का होता है और आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। नायलॉन है, तो ये आबाहीन या अर्ध आबाहीन या चमकदार हो सकता है। ताप संवेदी यानी ताप को पकड़ने वाला, क्योंकि ये कृत्रिम रेशा होता है, ये रासायनिक पदार्थों से बनाया हुआ तंतु होता है और इससे संबंधित जो भी कपड़े होते हैं वो ताप संवेदी यानी कि आग को पकड़ने वाले होते हैं, कोमल होते हैं तथा ताप लगने पर पिघल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसके रखरखाव में जो है रगड़न को सह लेते हैं, सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती, इसीलिए इनका रखरखाव आसान होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन गैर मानव संसाधन से कैसे भिन्न है, कि जो मानव संसाधन है वो गैर मानव संसाधन से कैसे भिन्न है। 2 मानव और 2 गैर मानव संसाधनों की सूची बनाइए जो आपके पास है। संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करें, इस बारे में अपने मित्र को 2 सुझाव दीजिए। उत्तर है, मानव संसाधन वे संसाधन है जो मनुष्य के गुण होते हैं और उनका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आप अपनी ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग स्वयं ही कर सकते हैं। तो ये देखो मानव संसाधन जो मानव के स्वयं के गुण होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर गैर मानव संसाधन एक व्यक्ति के भी हो सकते हैं और समाज के भी हो सकते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटा जा सकता है। सामुदायिक पार्कों का प्रयोग, जैसे कि सामुदायिक पार्क है, इसका प्रयोग सभी बच्चों द्वारा खेलने के लिए किया जाता है। पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है। भूमि, मेज, कुर्सी आदि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हमारे पास उपलब्ध 2 मानव और 2 गैर मानव संसाधन निम्न है, कि जो मानव और गैर मानव संसाधन कौन कौन से। पहला देखो मानव संसाधन हम देखेंगे, इस पर देखो अ की मात्रा है, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना आप लिखते हुए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, तो मानव संसाधन जैसे कि ऊर्जा और समय है। गैर मानव संसाधन मेज और कुर्सी, इस तरह से आपको लिखना है। फिर है संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु हम अपने मित्र को निम्न 2 सुझाव देंगे। हम अपने मित्र को क्या कहेंगे, 2 सुझाव देंगे, ये आपको नहीं लिखना है, 2 सुझाव देंगे। तो 2 सुझाव क्या क्या हो गए, देखो पहला क्या है, संसाधनों को व्यर्थ न करें, कि हम अपने मित्रों को कहेंगे कि वो संसाधनों को बेकार ना करे या व्यर्थ न करे। अगला क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि संसाधनों का संरक्षण करें और संसाधनों का क्या करे, वो संरक्षण करे। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना लगभग 500 शब्दों में तैयार कीजिए। तो परियोजना अ है, ठीक है, ये अ के अंदर 2 परियोजना दे रखी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर अपने जीवन में भोजन का महत्व समझाइए। तो इसमें भोजन के बारे में बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है भोजन के बारे में, अ का ही पहला है कि भोजन के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए जो जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही 2 वृहद पोषक तत्वों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो उत्तर है भोजन के 2 कार्य निम्न है। अब भोजन क्या क्या हमारे शरीर में काम करता है, उसके 2 कार्य पूछे हैं। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें चलने, खाने, घर के भीतर तथा बाहर कार्य करने तथा अन्य गतिविधियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखो अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वो स्पीड को कम करने का ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, उसको आप कम कर सकते हो। जो 3 बिंदी है वहाँ जाकर स्पीड को कम भी कर सकते हो, या फिर आप स्किप कर करके अपने वीडियो को रोक कर इस वीडियो को लिख सकते हो, क्योंकि लिखने के लिए आपको स्किप करना ही पड़ेगा। यहाँ मैं आपको उत्तर को जो है बोल के समझा देती हूँ ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो देखो
तो सभी गतिविधि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमें कार्य करने के लिए भोजन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हम सदैव अनेक रोगों से घिरे रहते हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भोजन हमें बीमारी से बाहर निकालने में सहायक होता है। 2 वृहद पोषक तत्वों की विशेषता बताइए। विशेषता निम्न है। देखो इसमें यह भी पूछा था कि 2 वृहद पोषक तत्वों की विशेषता भी बतानी है भोजन के साथ साथ हमें। तो इसकी विशेषता निम्न है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होता है जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। जिस प्रकार ईंधन से ही कार चलती है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय बनाए रखते हैं। हमारे आहार में आलू, चावल तथा मिठाइयाँ आदि खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें शर्करा तथा स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अनेक कार्य करता है, जैसे कि ऊर्जा प्रदान करता है और तृप्ति की अनुभूति कराता है। हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है। प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए छोड़ देता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। अगला है प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं में ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। देखो प्रोटीन के लिए क्यों जरूरत होती है हमारे शरीर को, मांसपेशियों के निर्माण और जो हमारे ऊतक है, जो मांसपेशियां है, कोशिकाएं है, उनके पुनर्निर्माण के लिए जरूरत होती है। हमारी पेशियां, अंग तथा यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त यानी जो टूटी फूटी जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण यानी दोबारा निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधों दोनों से प्राप्त होता है। तो पशु स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहते हैं और पौध स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन को पौध प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन घाव को भरने में सहायक होता है। तो ये हो गई प्रोटीन की विशेषता। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी दे रखा है इसी परियोजना में कि भोज्य पदार्थों के 5 समूहों के साथ अपने लिए एक दिन की आहार योजना बनाइए। तो उत्तर है कि देखो 5 भोजन समूह थे जो हमने पढ़ा था पाठ के अंदर। तो 5 भोजन समूह में पहला है अनाज, दूसरा है दाल, तीसरा है दूध, अंडा तथा मांस और भोजन, चौथा है फल और सब्जी और 5वां है शर्करा। ठीक है, तो इस तरह से हमें भोजन समूह के बारे में, अब प्रत्येक भोजन समूह से हमें क्या लेना है, आहार लेना है। तो अगला है जैसे कि तेल, घी तथा शर्करा। तो प्रत्येक भोजन समूह से हम क्या लेंगे, आहार के लिए योजना तैयार करेंगे एक दिन की। तो जैसे कि अनाज से हम क्या लेंगे, रोटी। दालों में हम अरहर की दाल, है ना, दूध, अंडा तथा मांस। और मांसाहारी भोजन में हम पनीर करी लेंगे। और फल और सब्जियों में आलू और फलियां की सब्जियां, टमाटर और खीरे का सलाद और अमरूद। और तेल, घी तथा शर्करा में हम पकाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये टीएमए कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके रोक कर अपने लिए जो पेजेज है, मैंने पेजेज बताया, उसके ऊपर आप इस ऐसे कैसे इन क्वेश्चन के आंसर को उतार सकते हो और क्वेश्चन समेत आपको आंसर उतारना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।